नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 जुलाई 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, शाम के 4:43 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 10:59 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, नए काम में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में काम ना करें, किसी मित्र की सहायता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, बाधाएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तुला राशि, काम का दबाव कम होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, धन की समस्या आपकी हल होगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा
पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शरबत एवं फ्रूट ड्रिंक। प्रचंड गर्मी से अपने परिवार को बचाएं। इन एसोसिएशन विद प्रेजेंटेड बाय पान बहार। ये सिर्फ एक पर लड़की के अपहरण का आरोप लगाया। सिविल लाइन थाने में तहरीर दी। तब अब्दुल रहमान सिद्दीकी सिविल लाइन थाना प्रभारी थे, मगर इंस्पेक्टर ने पीड़ित हिंदू परिवार की ना तो कोई सुनवाई की और ना ही कार्रवाई, बल्कि पीड़ित परिवार को लगातार डराया और धमकी भी दी। मेरठ पुलिस और एटीएस की जांच में सामने आया कि धर्मांतरण करने वाला आरोपित बदर अख्तर सिद्दीकी छांगुर से जुड़ा हुआ था। बदर अख्तर को इंस्पेक्टर पहले ही जानता था, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिजनों के मुताबिक मॉडलिंग और हाई प्रोफाइल लाइफ का सपना दिखाकर बदर अख्तर सिद्दीकी ने लड़की को प्रेम जाल में फंसा दिया। दुबई भेजने का सपना दिखाया और ब्रेन वॉश कर हिंदू धर्म के खिलाफ खूब भड़काया। सर, मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी। अब वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया था। मेरठ से गायब हिंदू लड़की की जांच लंबे समय से चल रही थी और अब मेरठ पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस को अपनी जांच रिपोर्ट भेजी। फिर जो खुलासा हुआ उसी आधार पर इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब्दुल रहमान सिद्दीकी पर तैनाती के दौरान कई मामलों में लापरवाही के आरोप भी सामने आए, जिसके बाद अब सस्पेंड कर दिया गया है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। तो छांगुर धर्मांतरण मामले में 2 साल पहले तत्कालीन डीएम से एक खुलासा हुआ था, जिससे अब हड़कंप मच गया। खुलासे में ये बात सामने आई कि छांगुर का पूरा काला साम्राज्य पुलिस वालों की सांठगांठ से चल रहा था। छांगुर के मददगार अधिकारियों पर बड़ा खुलासा। अधिकारियों के छांगुर से साठगांठ के सबूत। कार्रवाई होती तो पहले ही पकड़ा जाता छांगुर का नेटवर्क। छांगुर की धर्मांतरण कंपनी के अधर्म अधिकारी। अलग अलग शहरों की लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्म बदलने की साजिश में शामिल छांगुर के पाप लोक पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि छांगुर का ये काला साम्राज्य अधिकारियों और पुलिस वालों की साठगांठ से ही फल फूल रहा था। खुलासा ये कि धर्मांतरण का ये रैकेट अधिकारियों के नाक के नीचे ही चल रहा था, लेकिन सब सन्नाटे में थे। दरअसल आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 2 साल पहले ही तत्कालीन डीएम ने छांगुर के करीबी पूर्व विधायक और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए एक गोपनीय चिट्ठी लिखी थी। जांच के लिए ईडी और बाकी एजेंसियों को बलरामपुर आकर जांच करने की जरूरत बताई थी। पुलिस और अपराधियों की गठजोड़ पर डीएम की 150 पन्नों की रिपोर्ट पर यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। रिपोर्ट में पुलिस वालों को संगठित रूप से छांगुर के करीबी रहे गैंगस्टर हाशमी और कई अपराधियों की मदद करने की बातें भी लिखी गई हैं। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि किस तरीके से 3 बार मुकदमा दर्ज करने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जी हां, जहां एक तरफ एजेंसीज अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय पुलिस अधिकारियों और छांगुर के बीच संलिप्तता की बातें लगातार सामने आ रही हैं। दरअसल एजेंसीज ने अब उस रिपोर्ट का भी संज्ञान लिया है जो 2 साल पहले बलरामपुर के तत्कालीन जिला अधिकारी ने शासन को लिखी थी। 150 पन्नों की इस रिपोर्ट में लिखा है कि कैसे अतरौला पुलिस ने संगठित रूप से
छांगुर के करीबी रहे गैंगस्टर और अन्य अपराधियों के साथ मिली भगत करके उनकी मदद करी। यही नहीं, 3 बार मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। नसरीन की लाल डायरी में छांगुर के कई राज, 100 पन्नों की डायरी में पैसों का हिसाब किताब, चुनाव के लिए उम्मीदवार को दिए गए 90 लाख रुपए। पिछले दिनों ईडी की छापेमारी में छांगुर के करीबी नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक लाल रंग की करीब 100 पन्नों की डायरी बरामद हुई। डायरी में कई अहम लोगों के साथ पैसों के लेन देन का पूरा हिसाब किताब सामने आया है। खुलासा हुआ है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में छांगुर की ओर से उतरौला सीट पर चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार को 90 लाख रुपए दिए गए। हालांकि वो उम्मीदवार चुनाव हार गया। डायरी में उस मुस्लिम नेता का नाम भी दर्ज है जिसे पैसे दिए गए। बताया जा रहा है कि नीतू की डायरी में न केवल पूर्व विधायक को दिए गए पैसों का जिक्र है, बल्कि कई पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। छांगुर ने धर्मांतरण का जाल पहले यूपी के कई जिलों में फैलाया, फिर देश भर में लाखों रुपए खर्च कर वो धर्म का सौदा करता चला गया। हैरानी है कि डीएम की चिट्ठी के बाद भी किसी की नजर नहीं पड़ी। सीएम योगी पहले ही छांगुर की गतिविधियों को राष्ट्र विरोधी बता चुके हैं। साथ ही भरोसा दिया था कि उसके करीबियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था। अब सवाल यह है कि छांगुर के नेटवर्क पर डीएम की चिट्ठी के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि कार्रवाई होती तो पहले ही इस नेटवर्क का खुलासा हो जाता और मदद करने वाले अधिकारी भी आज सलाखों के पीछे होते। सिमर चावला, कानपुर, आज तक। यूपी में धर्मांतरण के 3 गिरोह का हाल फिलहाल में पर्दाफाश हुआ। पहले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर गैंग पर शिकंजा कसा, फिर आगरा के अब्दुल रहमान गैंग पर एक्शन हुआ और अब कुशीनगर में धर्मांतरण सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। यानी यूपी में धर्मांतरण के काले साम्राज्य पर लगातार एक्शन जारी है। वहीं गुजरात एटीएस ने आतंक के एक बड़े मॉड्यूल का खुलासा किया है। गिरफ्तारियां नोएडा, दिल्ली और गुजरात से हुई हैं। एटीएस कई दिन से इन संदिग्धों पर नजर बनाए हुए था और जैसे ही शुरुआती सबूत मिले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस ने बताया कि लोग गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे थे। आओ जिहाद करें, जिहाद फर्ज है। कुफ्र कमजोर है। ये उन आतंक के मंसूबे थे जिन्हें गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस की गिरफ्त में खड़े ये चारों संदिग्ध गजवाए हिंद की प्लानिंग कर रहे थे। इनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं उसे ऐसे समझिए कि चारों संदिग्ध देश के अलग अलग शहरों में बैठकर गजवाए हिंद के लिए मुसलमानों को भड़का रहे थे। इसके आधार पे किसी भी संभावना से मना नहीं किया जा सकता, लेकिन प्राइमा फेसी जो हमें चीजें दिखाई दे रही हैं उसके अंदर ये लोगों ने प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा कर रहे थे और वो प्रचार प्रसार एक्यूएस की आइडियोलॉजी को बढ़ाना, भारत देश विरोधी एक्टिविटीज के लोगों को उकसाना, धर्म के आधार पे हिंसा फैलाना, जमहूरियत को हटाकर डेमोक्रेसी को हटा करके शरीयत लागू करना, इस सब मतलब अलग अलग एंगल से ये लोग लोगों को रेडिकलाइज कर रहे थे। गुजरात एटीएस ने इन संदिग्धों के पास से मैप बरामद किया है जिसमें इस्लामिक मुल्कों की सूची में भारत को भी दिखाया गया है। इनके पास से पूरा टूल किट मिला है जिसमें गजवाए हिंद को लेकर भड़काऊ बातें कही गई हैं। आओ जिहाद करें, जिहाद फर्ज है। कुफ्र कमजोर है। जिहाद न करने वाले काफिर हैं। फोन के आधार पे हमने काफी सारा डेटा प्राइमा फेसी चेक किया जिसमें अलकायदा के काफी सारा कंटेंट ये लोग पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे। इन लोगों के इंस्टा अकाउंट से हमें ये भी जानने में मिला और कुछ इसमें सीजर भी हुआ है
जैसे कि फरदीन के पास से एक तलवार सीज की गई है, अलकायदा का मटेरियल उसके पास से सीज हुआ है। साथ ही साथ ये लोग जो थे ये इंस्टा के ऊपर अलग अलग ग्रुप्स बना करके क्लोजली अपनी जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है उसका प्रचार प्रसार करते थे। डेमोक्रेसी भारत में ना हो, शरीयत लागू हो, इसके लिए इन लोगों के द्वारा बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया जाता था। इन चारों संदिग्धों को एटीएस ने अलग अलग शहरों से पकड़ा है। अहमदाबाद से मोहम्मद फरदीन, नोएडा से जीशान अली, दिल्ली से मोहम्मद फैग और गुजरात के अरवली से सैफुल्लाह कुरैशी की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी आतंकियों के फोन, अलग अलग इंस्टा आईडी, क्या इन्हें किसी की तरफ से फंडिंग होती थी या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। साथ ही में दिल्ली से जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है वो पाकिस्तान के साथ सीधा संपर्क में था, पाकिस्तानी जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके साथ संपर्क में था और उनके साथ सीधे तौर पर जो अलकायदा के साथ जुड़ी हुई जानकारियां थी उनकी आदान प्रदान करके देश में कई सारे इंस्टाग्राम जो फेक आईडी थे उसके माध्यम से लोगों को भी कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। ये चारों संदिग्ध सोशल मीडिया पर देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे। इन पर आतंकी संगठन अलकायदा के लिए काम करने का आरोप है। फिलहाल एटीएस अब हर एंगल से तफ्तीश कर रही है कि देश में और कहां-कहां जिहादियों का नेटवर्क फैला है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और बाद मानसून में आई आसमानी आफत की। मानसून लगभग हर जगह सक्रिय है। जम्मू कश्मीर से बिहार तक जमकर बारिश हो रही है, जगह जगह बाढ़ जैसा आलम है। अब दिल्ली में भी यमुना नदी खतरे के निशान के करीब है। यहाँ हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है। उधर हरिद्वार में पानी की धार में एक एथलीट के बहने की तस्वीर आई, जिसे बाद में रेस्क्यू किया गया। पुंछ और राजौरी से भी रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ में मानसून मुसीबत बनकर आया है। यहां तवी नदी की तेज धार में एक शख्स बह गया, फिर सेना को बुलाया गया। भारतीय फौज के जाबाजों ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू शुरू किया। उसके बाद शख्स की जान बच सकी। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के राजौरी की है, जहां पिछले 48 घंटे में इतनी बारिश हुई, नदियां तो नदियां, नाले भी उफान मारने लगे। मूसलाधार प्रहार से जम्मू कश्मीर का राजौरी अछूता नहीं रहा। सामान्य दिनों में जिन नदियों में पानी के अलावा बाकी सब होता है, वहां अब प्रचंड प्रवाह के अतिरिक्त कुछ और नहीं दिख रहा। धारा का वेग इतना है कि रास्ते में जो आए बह जाए। नदी में अचानक आई बाढ़ में एक लड़का फंस गया। पहले तो स्थानीय प्रशासन ने लोगों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और पानी का वेग भी लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर सेना बुलाई गई। भारतीय फौज के जाबाजों ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू शुरू किया। नदी में हेलीकॉप्टर उतारना आसान नहीं था, मौसम खराब था। नदी के बीच में थोड़ी जगह थी जहां हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता था, लेकिन पिलर के आसपास बिजली के तार भी थे। इन चुनौतियों के बीच पायलट ने कुछ राउंड हवा में लगाए और फिर लहरों के बीचों बीच हेलीकॉप्टर उतार दिया। और नदी में फंसे लड़के को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इधर पुंछ में भी पुलस्ता नदी के आसपास कई लोग फंस गए थे। एसडीआरएफ टीमों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित निकाला और आगाह किया कि नदी में पानी बढ़ रहा है, घाटों के आसपास न जाएं, कभी भी इन नदियों में फ्लैश फ्लड आ सकता है। एसडीआरएफ और पुलिस ने 50 लोगों को नदी किनारों से हटाकर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया, साथ ही उनके मवेशियों को भी निकाला। ये तस्वीरें पंजाब के मोगा की हैं, जहां इतनी बरसात हुई रास्ते बह गए। मोगा के निहाल सिंह वाला में भारी बारिश की वजह से सड़क बह गई, जिससे स्कूली बच्चे फंस गए। खेतों के दोनों तरफ इतना पानी भर गया कि अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा था कि गहराई कितनी है। स्कूली बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए गांव वालों ने रेस्क्यू शुरू किया। 2 युवक सड़क के ऊपर ऐसे लेटे कि एक अस्थायी रास्ता बन गया, जिसके बाद एक एक कर पहले बच्चों को निकाला गया, फिर
कुछ दूसरे राहगीरों का भी रेस्क्यू हुआ। आज तक ब्यूरो। और हरिद्वार में खिलाड़ी दीपक हुड्डा बाल बाल बच गए। हर की पौड़ी पर स्नान के दौरान दीपक गंगा नदी के तेज बहाव में बहने लगे। मौके पर तैनात रेस्क्यू टीम ने तत्परता दिखाई, तुरंत बोट लेकर उसके पास पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने सूझबूझ का परिचय देते हुए दीपक हुड्डा को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। दीपक हुड्डा प्रो कबड्डी के पूर्व कप्तान और भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल दिला चुके हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अब बात उस खतरे की जो राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले कुछ दिन से यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, खतरे के निशान तक पहुंच रहा है और अभी फिलहाल निशान के नीचे है। लेकिन हथनी कुंड बैराज से 67,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से दिल्ली की ओर खतरा बढ़ता जा रहा है। अगले 48 घंटे राजधानी के लिए ये काफी ज्यादा संवेदनशील है। पहाड़ों पर मूसलाधार प्रहार से हाहाकार मचा है, लेकिन मैदान भी उसके असर से अछूते नहीं हैं। हिमालय, शिवालिक और गंगा यमुना के मैदान बारिश से तरबतर हैं। नदियों पर बने डैम भी ओवरफ्लो कर रहे हैं। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से एक साथ 67,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है। हथनी कुंड से छोड़ा गया ये पानी राजधानी दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। ये दिल्ली के लोहा पुल के पास का वाटर लेवल मीटर है। नदी में पानी बढ़ा है, लेकिन अभी भी यमुना खतरे के निशान से नीचे है। हथनी कुंड का पानी अभी दिल्ली पहुंचा नहीं है, लेकिन अब राजधानी में 67,000 क्यूसेक पानी दस्तक देगा तो वाटर लेवल क्या होगा? हम दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर हैं, जहां पर यमुना में बारिश होने के बाद का असर साफ दिखने लगा है। यहाँ यमुना के जलस्तर में जहाँ बढ़ोतरी नजर आ रही है, तो वहीं यमुना का जो बहाव होता है वो काफी तेज नजर आ रहा है। हालांकि अभी खतरे की कोई स्थिति जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन पहले की अपेक्षा काफी पानी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, एनसीआर के जिले भी बारिश की वजह से तरबतर हैं। नोएडा का भी बुरा हाल हो गया है। नोएडा में मॉनसून की बारिश ने शहर को पस्त कर दिया। इस बारिश ने एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सेक्टर 62 के आसपास के क्षेत्रों में कमर तक पानी भर आया। यहाँ सड़क पर एक युवक अचानक खुले नाले में गिर गया और डूबने लगा। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे समय रहते बाहर निकाल लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। नोएडा के सेक्टर 19 और 20 को जोड़ने वाली सड़क भी पानी में डूबी नजर आई। अब जरा मेरठ का भी हाल देखिए। बुधवार की बारिश के बाद मेरठ शहर में मानो बाढ़ सी आ गई हो। गली चौराहे डूबे हुए थे। शहर के हालात का जायजा लेने जिलाधिकारी निकले तो जिधर गए उधर पानी ही पानी नजर आया। मेरठ के इस पार्क के आसपास भी घुटने तक पानी था। कलेक्टर साहब तफरी लेकर चले गए, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि हर साल नालों की साफ सफाई के नाम पर लाखों रुपए फूंके जाते हैं, तो फिर बारिश में शहर डूबने क्यों लगता है? आज तक ब्यूरो। रुकेंगे यहाँ से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक।